हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो कि है भारत में ब्रिटिश प्रशासन यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में किस प्रकार प्रशासन करते थे और उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ लागू की, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अंग्रेज़ भारत में व्यापारी के रूप में आए थे और अंग्रेज़ संपूर्ण भारत के स्वामी बन गए। अंग्रेज़ स्टार्टिंग में जब आए तब तो वो एज अ ट्रेडर आए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का प्रशासन पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया, लेकिन कंपनी के अधिकारियों के लालच और अनेक युद्धों के कारण अपनी दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गई। उनका लालच इतना बढ़ गया था कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े और सारा प्रशासन जो था वो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। कंपनी ने ब्रिटिश संसद से 10 लाख पाउंड ऋण देने की प्रार्थना की। इस पर ब्रिटिश संसद सख्ते में आ गई। ब्रिटिश संसद में प्रश्न उठाए गए कि एक व्यापारिक कंपनी को क्षेत्रीय संप्रभुता की शक्तियां अर्जित करने का क्या अधिकार है। संसद ने अपनी कंपनी को ऋण देने से पूर्व कंपनी के कामकाज पर अपने नियंत्रण स्थापित करने की शर्त लगाई। ठीक है, जब कंपनी ने उससे उधार मांगे तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, उसने ये कहा कि इतने पैसे की इनको ज़रूरत क्या है, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि उनका जो कंट्रोल है वो कंपनी पर रहेगा। इसके पश्चात अनेक रेगुलेशन अधिनियम बनाए गए जिनके द्वारा कंपनी को ताज के नियंत्रण में लाया गया। इसकी प्रक्रिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी से प्रारंभ हुई और 1858 ईस्वी में पूरी हुई, जब ब्रिटिश ताज में कंपनी की सभी शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया। सन 1878 ईस्वी में कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया और भारत ब्रिटिश साम्राज्य के ताज का बहुमूल्य रत्न। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की। रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ मुख्य प्रावधान थे, जिसमें पहला था कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश तथा 3 सहायक न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। सर एलिजा एमपी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी, फौजदारी और अन्य वादों को निपटाने का अधिकार दिया गया। वादों की सुनवाई ज्यूरी द्वारा की जाती थी। सेकंड था बंगाल के गवर्नर को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की समिति बनाई गई। निश्चित किया गया कि समिति के सभी निर्णय बहुसंख्यक मतों द्वारा होंगे, यानी कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी को मान्यता दी जाएगी। टाई की स्थिति में गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। अगर बाई चांस किसी कारणवश कोई भी मत टाई हो जाता है, यानी कि बराबर पर आकर रुक जाता है, तो उस समय जो गवर्नर जनरल होगा वो भी मत दे सकता है और उसी के आधार पर अधिकार जो है वो प्रदान किए जाएंगे। कंपनी के डायरेक्टरों को अपनी आय तथा व्यय के विवरण ब्रिटिश ट्रेजरी के समक्ष प्रस्तुत करने को निश्चित किया गया, यानी कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनको अपनी आय और व्यय, यानी कि वो कितना अर्न करते हैं, कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, वो सारा ब्यौरा जो है उन्हें ब्रिटिश ट्रेजरी के सामने प्रस्तुत करना था, ताकि ब्रिटिश ट्रेजरी जो है वो कंपनी के डायरेक्टरों पर नज़र रख सके कि उनका इतना खर्चा होता कैसे है। देशी राज्यों के साथ युद्ध एवं शांति के मामलों में गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। ठीक है, देशी राज्यों के साथ युद्ध और शांति के मामलों में गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास 2 प्रेसिडेंसी जो थी तैयार की गई थी उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार उसको दे दिया गया। और आपातकाल की स्थिति में या इंग्लैंड से विशेष आदेश मिलने पर प्रेसिडेंसी स्वयं के विवेक अनुसार कार्य कर सकती थी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें प्रेसिडेंसी जो थी वो अपने आप अपने लिए निर्णय ले सकती थी। अब इस अधिनियम के कुछ दोष भी थे। पहला था सर्वोच्च न्यायालय तथा गवर्नर जनरल एवं उसकी समिति के संबंधों का स्पष्टीकरण
नहीं किया गया। ठीक है, सबको ये तो बता दिया गया, उनकी ड्यूटी जो थी वो बता दी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल जो थे उनके बीच में और समिति के बीच में उनके जो संबंध थे वो स्पष्टीकरण नहीं किए गए। बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को गवर्नर जनरल के अधीन नहीं लाया गया। वे आपातकाल के बहाने स्वेच्छा से कार्य करते थे। और तीसरा था, गवर्नर जनरल का अपनी समिति के सदस्यों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, उसे केवल निर्णायक वोट देने का अधिकार था। गवर्नर जनरल था, उसका अपनी समिति पे कोई अधिकारी नहीं था, जो सदस्य थे उसके उस पर वो कंट्रोल नहीं रख पाता था, उसे केवल निर्णायक वोट देने का अधिकार था। और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल के अधीन नहीं थे, जिसके कारण जब भी कोई आपातकाल होता था या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती थी तो उस समय वो अपनी इच्छा से जैसा चाहते थे वैसे कार्य करते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट 1813। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।